हेलो बच्चों, जिन बच्चों ने एनआईएस में एडमिशन ले लिया है लेकिन वो प्रतिदिन स्कूल में आकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे घर बैठ कर के ही अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम दें और उसमें सफलता हासिल करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें हिंदी के विषय के बारे में पढ़ाऊँगी, या हिंदी विषय में जितने भी पाठ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पाठ है बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। और बहादुर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बहादुर यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना, लेकिन यहाँ पर बहादुर कौन है? एक 12-13 साल का लड़का है जो कि नेपाल का रहने वाला है और जो अपने घर से भाग जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पाठ का पठन करेंगे और बाद में इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाठ है हमारा बहादुर। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा मूल पाठ है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। जो इसकी कहानी है वो हम इसकी शुरू करते हैं। सहसा यानी अचानक से मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। कौन खड़ा था सामने? बहादुर। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैठ शरीर। चकैठ होता है कि जो गोल बनावट का जो शरीर होता है वैसा, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला, जो कि वाचक की पत्नी होती है, और वाचक यहाँ पर कौन है? जो कि कहानी को सुना रहा है। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती है तो कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। पंच होता है जो कि फैसला लेता है किसी चीज़ को देख करके। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदारों अच्छे ओहदों पर थे, ओहदे यानी अच्छी पोजीशन पर थे। उन सभी के यहाँ पर नौकर थे। मैं जब अपनी बहन के घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी। निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटकना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। दोनों जून यानी कि दोनों समय वह नौकर की ही माला जपती रहती थी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते होंगे जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि अपने रिश्तेदार के घर में वह गया था, वहाँ पर नौकर ही थे, सारा काम करते थे। और जब निर्मला उन सबको देखती है तो वो भी सोचती है कि उसके घर में भी कोई नौकर आए और उसके घर का सारा काम करे और उसे कोई काम ना करना पड़े। आगे कहानी है। पहले साले साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सेल थी। किसकी माँ? बहादुर की माँ। गुस्सेल यानी बहुत ही गुस्से वाली थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसलों में हाथ डालकर उसके बच्चों को पकड़ता, फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा था जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए उससे बहुत वह चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनकना यानी कि उसको काफ़ी शक हुआ भैंस को देख करके, जो उसके पास दौड़ती हुई गई। बेचारा बेजवान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? ज़रूर उसने उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से में पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के को मन माँ से फट गया, मतलब माँ से उसका लगाव जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत मारा था। और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरे होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह चोरी चुपके घर में घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे पैसों में से 2 रुपये निकाल लिए। अतः वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना यानी कि भाग गया। यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। कितनी दूरी पर था? 6 मील की दूरी पर, जहाँ गोरखपुर जाने की बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर
साहब, यानी कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायत दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करें और इस घर को अपना घर समझें। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सऊर सीख जाएगा, यानी कि जो उस घर के तौर तरीके हैं वो सब वह जान जाएगा। घर के लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में कुछ लोग रहते हैं, वह किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत उदारतापूर्ण लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। इसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। यानी कि जो बहादुर है, जब वो उस घर में आता है तो निर्मला उसे बहुत सारी बातें सिखाती है कि उसे किस तरीके से रहना है, पड़ोसियों की बात नहीं सुननी है और उसको घर के तौर तरीके हिसाब से ही काम करते रहना है। और बहादुर कैसा था? बहुत ही हंसमुख और मेहनती लड़का था। और निर्मला ने उसके लिए उसके नाम के आगे से दिल शब्द हटा दिया और अब उसका नाम रह गया सिर्फ बहादुर। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते, उसको देखकर हंसते हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गानों की फरमाइश की जाती। घर के लोग भी इस प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने के और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। यानी कि जब कोई दूसरे देश का लड़का हमारे देश में आता है या कोई दूसरे स्टेट का भी हमारे पास आता है तो उनकी जो भाषा का जो परिवर्तन आ जाता है उसको सभी लोग सुनना चाहते हैं। और बहादुर तो फिर भी नेपाल का रहने वाला था, तो उससे जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या कहा जाता है। छिपकली को, शेर को देखा कभी तुमने? वहाँ गाने कैसे गाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भुनती है, यानी कि उसे काफ़ी दुख देती हो जो नौकरों को। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर उसको तकलीफ़ ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसकी उसी रोज़ ले आए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। ये सब निर्मला किसे सुनाती है? पड़ोसियों को। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा पाकर बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता। पेड़ की पुलाई होती है पेड़ के जो अंतिम हिस्सा होता है ना, जो बिल्कुल उस ऊपरी छोर पर, वहाँ पर नजर आता था। पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ जाता था। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बहुत बड़ा बुरा होगा। ये कौन कहती है? निर्मला। कि रीछ बंदर की जात, यानी कि तुम रीछ बंदर की तरह हो, कि उसकी जाति के हो जो इतनी तरह चढ़ जाते हो और उतर जाते हो। अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता, पिलाता, दोपहर के कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनवाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। यानी कि बहादुर बिल्कुल भी नहीं देख पाता था कि उसकी जो मालकिन है वो कोई काम करे। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो वह घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता, धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी की एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया ने सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर इच्छा रहते हुए भी जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था।
निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। बहादुर कहता था कि नहीं, उसको अपनी माँ की याद नहीं आती है। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जिसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह भी और भी हंसता है। तो ये बातें बहादुर और निर्मला के बीच में हो रही होती हैं। आगे क्या होता है कहानी में, निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात का काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में टूटी हुई बैंस खट यानी जो बांस की बनी हुई बैंस यानी बांस, खट यानी खटिया यानी चारपाई, बांस की बनी हुई चारपाई पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता, यानी बड़ा खुश दिखाई देता था। इसके बाद कुछ और भी बहुत सी चीज़ें जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। जैसे कौन सी चीज़ें? कुछ गोलियाँ, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। कुछ देर तक वह उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का हम अर्थ समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े साथी को बुला रहा हो। निर्जनता यानी कि एकांत पहाड़ में जहाँ कोई ना हो, सुनसान हो रास्ता, वहाँ पर किसी बिछड़े साथी को कोई बुला रहा हो। दिन मज़े से बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था, बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लग गया था। कौन? वाचक। अपने परिवार और संबंधियों में बड़प्पन तथा शान बांध से पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों से पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी को सीधे मुंह बात न करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुन चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग की तरह रहता। स्वांग यानी एक सदस्य की तरह ही वह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही थी, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी और कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ, यानी कि वाचक जो है निर्मला को बहुत बार बोल चुके थे कि तुम्हारे लिए मैं कोई ना कोई नौकर जरूर लेके आऊँगा, और बाद में वही होता है। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना था, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक घर भी न टकसाता था। घर भी यानी कोई थोड़ा सा भी काम नहीं करता था। सारा काम बहादुर को ही करना पड़ता था, चाहे वो कितना ही छोटा काम हो और कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। किसी भी मामूली काम को करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता था, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल के नीचे गिरी है उठाना, इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता था। सभी रात को पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत रोब दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को बड़े ही कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए थी, और रात के सोते समय नित्य बहादुर को अपने शरीर की मालिश कराता, मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती थी। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता और उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था चुपचाप। किशोर कौन है? किशोर है वाचक और निर्मला का लड़का। किशोर कौन है? वाचक और निर्मला का लड़का है, जो कि बहादुर की ही उम्र का होता है और सारे काम अपने बहादुर से करवाता है। आगे किशोर बोलता है बहादुर को कि देख बे, किशोर चेतावनी देता है, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, यानी कि बड़ी ही तुम्हारी पिटाई करूंगा और तुम्हारे चेहरे को बिल्कुल बिगाड़ दूंगा। साला कमज़ोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज़ ही कोई न कोई ऐसी बातें होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया,
पर वह नहीं माना। तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। यानी कि अगर बहादुर और किशोर की लड़ाई हुई है तो बहादुर ने भी तो कुछ ना कुछ कहा होगा, तभी इन दोनों की लड़ाई हुई है। तो ये सोच कर के वाचक उन्हें कुछ नहीं कहता है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। यानी कि वाचक देखता है कि किशोर डंडे से बहादुर की पिटाई कर रहा है। निर्मला कुछ दूर खड़ी हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। यानी कि बहादुर अपने घर से भागा था क्योंकि उसकी माँ ने उसकी पिटाई कर दी थी। जब भैंस उसकी माँ के पास आती है तो उसकी माँ ये शक करती है कि बहादुर ने उसको मारा होगा, तो माँ क्या करती है, बहादुर की पिटाई कर देती है। और जब अपने घर से भाग करके यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी उसकी पिटाई होने लग जाती है, जो जिससे बहादुर को बड़ा ही बुरा लगता है। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह है कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा और गालियाँ दी तो उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ़ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। वाचक पूछता बहादुर से कि तुम साइकिल को साफ़ क्यों नहीं करते हो। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको भद्दी गालियाँ देता है, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। यानी कि बहादुर के बाप को गाली देती थी, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी दायित्व, गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई और कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह क्या कोई और रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। यानी कि बहादुर वाचक क्या करता है, बहादुर को जाकर के काम में लगा देता है। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुँह धोकर काम करने लग गया। बहादुर भी बड़ा सीधा था। उसने हाथ सुना और हाथ धोकर के अपने काम में लग गया। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात को सोते समय अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहता था। यानी कि बहादुर कभी लंबे समय तक रूठता नहीं था, और जिसकी वजह से क्या होता था कि वो फिर से कहने के बाद भी वो दोबारा से फिर अपने काम में लग जाता था। आगे है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि बहादुर के परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत ख़राब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यानी कि अच्छा, जो पड़ोसिन है वो निर्मला को सिखा देती हैं कि नौकर चाकर की रोटी तुम मत बनाया करो, बल्कि परिवार की रोटी बनाने के बाद बहादुर को अपनी रोटियां बनाने के लिए खुद कह दिया करो, क्योंकि अगर वो अच्छा खाना खाएंगे तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी। यह बात निर्मला को जच गई, समझ में आ गई। रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बना करके चौके में से उठ गई। बहादुर का मुँह उतर गया। उसे बड़ा बुरा लगा। वह चूल्हे के पास सिर झुका करके चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। कौन कहती है ये, निर्मला कहती है बहादुर से। तू कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग गया है कि सारे घर के मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। तीता यानी इन्हें बुरा लग गया है कि मैंने सारे घर वालों को रोटियां बना कर दी, लेकिन इन्हें बना करके नहीं दी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत बुरा लगा है। इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा। रोटियां नहीं सेकेगा तो क्या भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। तो निर्मला को गुस्से में बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। जब बहादुर खड़ा रहा तो निर्मला को बड़ा गुस्सा आया, और उसने क्या किया कि अपनी रोटियां नहीं सेकेगा, और फिर उसका गुस्सा आया निर्मला को, और उसने उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिए। यानी कि पहले किशोर ने भी हाथ उठाया और फिर निर्मला भी उसे डांटने लग जाती है। सुअर कहीं की, उसको गाली भी दे देती है। इसलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी तुझे मारती होगी। चल बना रोटी। आगे है, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी घर के सारे काम मुझसे करवाती थी, रोटियां सिखवाती थी। वह रोने लगा। तो मैं क्या तेरी माँ हूँ? तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुँह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा, पर सवेर उठकर पहले की तरह हंसने लगा। उसकी
पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। रात की बची हुई सब्जी उसने खाना खा लिया, लेकिन निर्मला का हाथ खुल गया था, यानी कि हाथ खुलना, यानी कि अब उसको आदत पड़ गई थी मारने की। वह उससे बहुत चिढ़ गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर एक हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी एक ही गलती पर उसको दोनों मारते थे। 2 व्यक्ति कौन कौन? एक तो किशोर, जो कि निर्मला का बेटा था, और दूसरी निर्मला स्वयं। दोनों ही मारने लग जाती है। और ऐसा होता है, जब हम एक बार मारने पीटने लग जाएं तो हमें क्या हो जाती है, आदत हो जाती है उसी को, इस तरह की मारने की। तो सेम वैसे ही निर्मला के साथ हो गया था। बरसात बीत गई। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है। किसने? वाचक ने। और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। किसका जवाब नहीं आया था? बहादुर की माँ का उधर से कोई भी चिट्ठी पत्री नहीं आई थी। मैंने बहादुर को कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। यानी कि जब हम कोई गलतियाँ करें और बार बार हमें उस पर डांट लगाए तो क्या होता है, वो एक गलती के बजाय डर की वजह से बहुत सारी गलतियाँ होनी शुरू हो गई थी। तो बहादुर वहाँ रह करके अब डर गया था, जिसकी वजह से उससे गलतियाँ ज़्यादा होने लग गई थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के यहाँ रिश्तेदार आए। वे बीवी बच्चों के साथ थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाज़ार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। रोहू यानी कि मछली की एक किस्म होती है, और देहरादूनी चावल वही चावल की एक किस्म जिसको खाते हैं लोग। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छलने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई वहाँ पर? अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झाँक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों की जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं? 11 रुपये साड़ी की खूट से निकालकर यहाँ चारपाई पर रखे थे, मिल नहीं रहे हैं। आपको याद है ना? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूट से बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे। 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। यानी कि जो रिश्तेदार आते हैं, उसकी पत्नी कहती है कि मैंने पैसे बांध के रखे थे और जो मुझे नहीं मिल रहे हैं, और जिसके लिए मैंने सामान लाने की सोची थी। बताइए। आगे कहती है, बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। वह कौन? बहादुर। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेज़ी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। किसने कहा? वाचक ने। यू डोंट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। यानी कि अंग्रेजी के शब्दों का भी कहानी में बड़े अच्छे से प्रयोग किया है कि तुम नहीं जानते कि ये लोग इस आर्ट में, इस कला में बहुत ही निपुण होते हैं। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रसन्नता थी। काफ़ी खुश था और संतुष्ट था वो अपने काम से। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी 2-4 आने इधर उधर पड़े थे तो उनको उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया था। आगे है, पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम मुझे क्या हो गया था और मैं गुस्से में आ गया। कौन? वाचक। बहादुर। मैंने कड़े स्वर में पूछा। जी बाबूजी। बहादुर बोलता है, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने बड़े ही निर्भय से उत्तर दिया। निर्भय यानी बिना डर के। ठीक है, ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आगे बोलता है, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेज़ी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के पैसे भी नहीं है। ये कौन कहता है? जो रिश्तेदार की पत्नी वो बोलती है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो मैं बहुत पीटूंगा, पुलिस के सुपर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। कौन? वाचक। आगे बहादुर कहता है, मैंने नहीं लिए बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। डर की वजह से उसका मुंह काला हो गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया।
मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने पर वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यानी कि पहले बहादुर को कौन मारता था? किशोर, फिर निर्मला, और अब तो वाचक का भी इस पर हाथ उठने लगा। यानी कि घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसको मारता ना हो। हर कोई इसको छोटी छोटी बातों पर मारने पीटने लगते और शक भी करते थे। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब सी हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ, इतना कहकर बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हों। लेकिन आगे बढ़कर वे रुक गए और धीमे धीमे स्वरों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने छोड़ दिया उसको और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े गाग होते हैं, इनके बड़े चालाक होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपाया होगा या किसी ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैं इन सबों को बहुत खूब जानता हूँ। भालू बंदर की से कम थोड़े ही होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते थे, मतलब बड़े ही डांटा करते, परेशान करते थे। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था और वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लग गया। यानी कि जब उसके सभी पीछे पड़ने लगे तो डर की वजह से वो ज़्यादा लापरवाही काम में करने लगा था। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब यानी बड़े देर से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर रख करके बैठी थी और अन्य लड़कों का पता नहीं था। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। वाचक ने, बहादुर भाग गया। क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। निर्मला बोलती है, सवेरे से बड़ा प्रसन्न था, बराबर माताजी किए जा रहा था। दोपहर का खाना खाया, उसके बाद आंगन में सिलबट्टा लेकर बरामदे में देखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए इसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में तो आराम ही नहीं है। यानी कि निर्मला जो है वो अपने बारे में सोचती है कि बहादुर अब घर छोड़कर भाग गया है तो क्या होगा कि कहीं घर का सारा काम उसे खुद ना करना पड़े। वाचक पूछता, कुछ ले गया? यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। इसके सारे उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकते थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ा करके भेजती। हाथ में कुछ तनख्वाह के रुपए भी रख देती, 2-4 रुपये अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वो 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए वह अपनी गलती और लाज छिपाने के प्रपंच रच रहे हैं। प्रपंच यानी पूरा नाटक या दिखावा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं कि भाई हमें तुम्हारे लिए कुछ लेके आते हैं, लेकिन हमारे पैसे तो तुम्हारे नौकर ने चुरा लिए हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होंड रहा है, यानी कि मेरे कलेजे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ घूम रहा है, जिससे मुझे डर लग रहा है काफ़ी। किशोर को भी बड़ा अफसोस था। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता, कभी न जाने देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। और वह चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मैं भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ गया था। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया था और मुझे बड़ा अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यानी कि छोटापन जो है वाचक को वो हो रहा था कि यदि मैं उसे न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल, उस पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे बहादुर के। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब ने लड़के का था। और मैं उठकर उसको अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें जो उसकी पॉकेट से मिलती थी। ये थी हमारी कहानी, जिसके लेखक है अमरकांत जी, जिसने ये बहादुर नाम का पूरा पाठ जो है लिखा है। तो अच्छा बच्चों, तो ये हमारा पाठ पूरा हो गया। तो अगली जो इसकी वीडियो होगी, हम उसमें इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए
ताकि आपके जैसे और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, और सब्सक्राइब किए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जल्दी से पता चल पाए। ठीक है, ओके।